कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाए तो लोग पैनिक में आ जाते हैं। इसके पीछे कारण भी वाजिब है, क्योंकि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का अक्सर कनेक्शन हार्ट अटैक से जोड़ दिया जाता है, दिल की बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हाल ही में 2 ऐसी स्टडीज आई हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल दरअसल हार्ट अटैक का एकमात्र या सिंगल या बहुत बड़ा कारण संभवतः नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल हार्ट का दुश्मन नहीं है इतना बड़ा जितना बड़ा समझा जाता है, तो फिर इसको लेकर पूरी दुनिया में जो तमाम रिसर्चेस हुई हैं, जो टेस्ट करवाए जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, फिर दवाएं, इनकी फिर क्या सच्चाई है। आज इन दोनों स्टडीज के थोड़ा डिटेल में उतरेंगे कि ये लेटेस्ट स्टडीज कौन सी हैं, इनमें क्या क्या डिटेल्स आई हैं, और इन पेपर्स की डिटेल्स के अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल अगर हार्ट का असली दुश्मन नहीं है तो फिर कौन है। तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आप देखिए ये रिपोर्ट, जरा मामला समझिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। कोलेस्ट्रॉल क्या हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है? जैसे ही किसी की मेडिकल रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखता है, लोग घबरा जाते हैं। ये डर यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तक यही बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है। डॉक्टरों की सलाह, टीवी विज्ञापन और दवाइयों के पर्चे, सभी ने यही यकीन दिलाया कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। लेकिन नई स्टडी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से बदल दिया है। बीएमसी मेडिसिन में छपी रिसर्च बताती है कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, ज्यादा शुगर यानी फ्री शुगर भी दिल की बीमारी और स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इस स्टडी में यूके के 1,10,000 से ज्यादा लोगों के डेटा को 9 सालों तक विश्लेषण किया गया। इसमें सामने आया कि अगर आपकी डाइट में फ्री शुगर 5% बढ़ता है तो हार्ट डिजीज का खतरा 6% और स्ट्रोक का खतरा 10% तक बढ़ जाता है। हम उस फ्री शुगर की बात कर रहे हैं जिसमें वो चीनी है जो फलों के जूस, सोडा, सिरप और प्रोसेस्ड फूड में पाई जाती है। स्टडी के मुताबिक ज्यादा शुगर लिवर पर भारी पड़ता है, लिवर इसे फैट में बदल देता है और यही फैट लिवर डिजीज का कारण बन जाता है, जो डायबिटीज की ओर ले जाता है और फिर धीरे धीरे दिल को बीमार करता है। यही नहीं, इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, सूजन बढ़ती है, वजन बढ़ता है और इन सब के कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के मुताबिक फ्रूट जूस और कोक में ज्यादा फर्क नहीं होता है, क्योंकि फ्रूट जूस में विटामिन सी होता है जबकि कोक में केवल शुगर होती है। और अब आपको एक और चौंकाने वाली स्टडी बताते हैं। 2014 में जामा इंटरनल मेडिसिन में छपी एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों की कैलोरी का 17 से 21% हिस्सा सिर्फ शुगर से आता है, उनमें हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 38% ज्यादा था। दूसरी तरफ फाइबर का ज्यादा सेवन करने से 4% तक हार्ट डिजीज का खतरा कम हुआ। लेकिन अगर बीएमआई ज्यादा हो तो ये फायदा भी गायब हो जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या अब हमें कोलेस्ट्रॉल से डरना बंद कर देना चाहिए? तो रुकिए, कहानी का दूसरा हिस्सा और भी चौंकाने वाला है। द लैंडक्विस्ट इंस्टीट्यूट की एक नई रिसर्च ने एक ऐसा सच सामने लाया है जिसे सुनकर हेल्थ इंडस्ट्री भी सकते में है। स्टडी के मुताबिक 100 लोग जो कि मेटाबॉलिकली हेल्दी थे और पिछले 5 सालों से कीटो डाइट पर थे, उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा था, लेकिन किसी में भी हार्ट डिजीज या ब्लॉकेज नहीं मिली। रिसर्चरों के मुताबिक ये जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि शुगर सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में अगली बार जब आप फ्री शुगर या कोल्ड ड्रिंक पिएं तो याद रखें कि ये आपके दिल के लिए हानिकारक है, इसलिए सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान जो आज की हमारी चर्चा में विस्तार से अपना विश्लेषण देंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल का, चेयरमैन है कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अग्रवाल, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशांक जोशी, देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं आप और सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल से फिलहाल संबद्ध। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर शशांक जोशी सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश बी नवसुंडी जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गिरीश आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। 2 बड़ी स्टडीज हैं सर बीएमसी मेडिसिन में जो कि बताती है फ्री शुगर्स संभवतः ज्यादा खतरनाक हैं कोलेस्ट्रॉल से, और कोलेस्ट्रॉल एकमात्र कारण नहीं है। और दूसरा जो लैंडक्विस्ट इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसमें तो सीधा सीधा हाई कोलेस्ट्रॉल का बताया गया है कि हमेशा इसको विलन मानना ठीक नहीं है। अगर बाकी सब मार्कर्स ठीक हैं तो हाई कोलेस्ट्रॉल से उतना ज्यादा जोखिम नहीं है। क्या ये दोनों स्टडी
मिलाकर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल कि एक्चुअल में जो कोलेस्ट्रॉल जिसको हम बहुत बड़ा विलन समझते थे, दरअसल वो अब नहीं है और कोलेस्ट्रॉल से अब डरने की आवश्यकता नहीं है? ऐसा नहीं है. इसी I'll put it another way. Free sugars, all of us are aware that they are harmful. But free sugars भी इफेक्ट हार्ट को कोलेस्ट्रॉल के थ्रू तो करती हैं. ऐसा थोड़ी है कि कोलेस्ट्रॉल के बिना वो इफेक्ट कर देंगे. फ्री शुगर से होता क्या है बेसिकली, इट लीड्स टू हाई ब्लड प्रेशर, जनरलाइज इन्फ्लेमेशन इंक्लूडिंग हार्ट, वेट गेन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस. अल्टीमेटली ये चारों चीज मिला के हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, एलडीएल और टीजीएल, उनको बढ़ाते हैं. एंड अल्टीमेटली दे लीड टू एग्रेसिव process called as atherosclerosis, which is the basic reason for having heart disease. So ultimately, free sugars are harmful, but ultimately they affect the pathway, they affect the heart by only modifying the cholesterol values. So it's not only that the high sugars are only bad, but they lead to heart problems because of the alteration in cholesterol levels of softer molecules. बट सर ये एक स्टडी कम से कम ये बता रही है, और खास तौर से जो लंक्विस्ट इंस्टीट्यूट की जो स्टडी है, और खास तौर से इसमें जो लीन मास हाइपर रिस्पॉन्डर्स है LMHRs पे स्टडी हुई, ये दिखाती है कि जो बेसलाइन प्लाक है या दूसरी जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण है. लेकिन अक्सर हम लोग कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा महत्ता दे देते हैं, डॉक्टर से लेकर और इवन आम लोग तक. तो आप इस बात से सहमत हैं सर? इस बात से सहमत है, लेकिन ऐसा नहीं है कोलेस्ट्रॉल को नजरअंदाज कर सकते हैं. That may not, but ultimately if you see even free sugars, they are affecting the body only through cholesterol. They are not only the harmful factor that they can cause harm by themselves. They are basically raising the values of cholesterol levels which are harmful, like LDL and TGL. Ultimately it has to through a cholesterol. Like this basic process is atherosclerosis. We can't ignore cholesterol levels, but certainly you have to concentrate on sugars also. That the sugars, if you're taking free sugars in too high doses, then certainly they are harmful. And as they have also clearly shown that the levels of free sugar, the people should understand what is a free sugar level. The free sugars are they're the sugars which are harmful are mono and disaccharides, which includes the syrups हैं, honey हैं, fruit juices हैं, sweets हैं, chocolates हैं, cake, bakery, all bakeries are there, and fizzy drinks. These all lead to free sugar. And these free sugar ultimately lead to alteration in the metabolic levels. They cause inflammation, they cause rise in blood pressure, insulin resistance. Ultimately, they lead to high levels of cholesterol, which is ultimately harmful to the body. And they give you the heart problem. Absolutely, sir. यानी कि आप कह रहे हैं कि all of these factors are actually co-related और इसको अलग-अलग स्टैंड-अलोन केसेस के रूप में नहीं देखा जा सकता. इसलिए सारे रिस्क फैक्टर को हमें एक समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है. डॉक्टर शशांक जोशी, मैं अब आपके पास भी आऊंगा सर. खास तौर से अब इसमें जो BMC मेडिसिन की जो स्टडी है उसमें तो फ्री शुगर्स पे काफी तवज्जो दी गई है और कहा गया कि कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा खतरनाक है. बट क्या इन दोनों को अलग किया जा सकता है सर? क्या हम ये मान लें कि फ्री शुगर्स का मसला अलग है, कोलेस्ट्रॉल का मसला अलग है, या जैसा सर ने कहा कि दोनों को साथ में लेकर आपको जोड़ना होगा? तो दीपक जी, पहले तो मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप अलग अलग स्वास्थ्य रिलेटेड विषयों पे जन जागरूकता कर रहे हैं और जन मुहिम में है. तो आपकी शुभकामनाएं इसके लिए. थैंक यू सर. दूसरा बात है कि BMC मेडिसिन का जो स्टडी था वो जो इंग्लैंड में बायो बैंक है उसके ऊपर आधारित था. उसमें उन्होंने वेटेड एवरेज दिया था. वेटेड एवरेज में मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स थे. तो ये मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स में हम जब देखते हैं कि जिनको मधुमेह है या जिनके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है वो इतनी ही हानिकारक है जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल है. हमको एक चीज पता है कि हमने भारत वंश में मोहन जी के साथ, मैं खुद भी इन्वेस्टिगेटर था, ICMR इंडेक्स स्टडी, और सबसे बड़ा जो लिपिड का पेपर 2014 में हमने खुद पब्लिश किया था, मैं उसका फर्स्ट ऑथर था. हमने देखा कि मधुमेह के जो रुग्ण हैं उनमें जो गुड कोलेस्ट्रॉल HDL 75% लोगों में कम होता है. LDL कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हाई होता है और ट्राइग्लिसराइड भी हाई होता है. तो हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का ट्रायड है, यानी किशोर है कोलेस्ट्रॉल का,
लो एचडीएल, हाई एलडीएल एंड हाई ट्राइग्लिसराइड, इसकी वजह से हार्ट डिसीज या हृदय विकार होता है, जिसकी वजह से हमको हृदय विकार तज्ञ के पास जाना पड़ता है। दूसरी और एक बात है कि मधुमेह के तज्ञों को यह पता है कि जब आपको मधुमेह होता है इट इज इक्वल टू अ हार्ट अटैक, इट इज अ हार्ट अटैक इन दिस इक्विवेलेंट। तो मधुमेह ये हार्ट डिसीज का एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। इसका बात ऐसा नहीं होता है कि कोलेस्ट्रॉल को हम मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जितने मधुमेह के रुग्ण हैं उनमें एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया। इस वजह से उनको हार्ट डिसीज होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, उनका ब्लड भी ज्यादा स्टिकी होता है, उनके ब्लॉकेट्स और साइलेंट ब्लॉकेट होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो मधुमेह रुग्णों में क्या होता है कि अक्सर उनको पता ही नहीं चलता है कि हमको हृदय विकार की बीमारी हो, क्योंकि उनकी जो नसें रहती है, पेन रहती है, वो पेनलेस हार्ट अटैक उनको हो जाते हैं। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको हृदय की बीमारी हुई है और वो अपने आप ही शुगर को बहुत लाइटली लेते हैं। तो ये स्टडी का एक ही मायना है कि हमको सतर्क रहना चाहिए, मधुमेह रुग्णों को पता होना चाहिए कि हमको मधुमेह है, इट इज इक्वल टू हार्ट अटैक। हृदय की जांच हर साल में करनी चाहिए और शक्कर को एक उन्होंने हाइटेंड वेट दिया है कंपेयर टू लिपिड या कोलेस्ट्रॉल। तो इन्होंने एक इक्वलाइजेशन ऑफ रिस्क फैक्टर है, लेकिन दोनों अलग अलग रिस्क फैक्टर्स है और दोनों का कोरिलेशन है, और इसको हम बोलते हैं कार्डियो मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें हृदय विकार होता है, जिसमें रक्तदाब होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होती है, जिसमें शक्कर होती है। उसका प्रमुख कारण है पेट की चर्बी। भारतवर्ष में यदि आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर पुरुषों में, 80 सेंटीमीटर महिलाओं में होता है, तो उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी होता है, मधुमेह भी होता है, हृदय विकार भी होता है Yes, और हमको अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। Absolutely. और इसलिए चर्बी कम करना और शक्कर कम करना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमको कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट करना है। और हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीफैक्टोरियल रिस्क अप्रोच अपनाना बहुत जरूरी है। Absolutely. और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर। कि कोलेस्ट्रॉल जो लॉबी है, शुगर लॉबी ने कोलेस्ट्रॉल लॉबी को आगे किया था और उन्होंने सैचुरेटेड फैट को कल्प्रिट बताया था 1960s 50s में हार्वर्ड के रिसर्च के अनुसार। और उनको अभी सबको पता है कि ज्यादा खाने से, एक्सेस कैलोरीज से और एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स से हमारी ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ती है और एचडीएल की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ही हृदय विकार होता है। तो ये जड़ है सबका, और इसलिए कम खाना, सही खाना, वक्त पे खाना, फैट कम करना, कार्बोहाइड्रेट कम करना, ये बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली सर। तो यानी कि आपके ओपनिंग रिमार्क को अगर मैं समअप करूं तो किसी भी जोखिम को कम करने की बात या कमतर आंकने की बात इन रिसर्चेस में नहीं कही गई है। एक जरूर कंपैरेटिव एनालिसिस देने की कोशिश की गई है, इग्नोर नहीं करना है, बट यस आपको शुगर पे ज्यादा ध्यान देना है। प्रोसेस्ड फूड में छिपी हुई जो चीनी है, सोडा से आ रही है, फ्रूट जूसेस से आ रही है, कन्फेक्शनरी से आ रही है, उसमें जो मौजूद फ्री शुगर्स हैं उन पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल अब एक रिस्क फैक्टर नहीं रहा। ध्यान रखिएगा। इस बीच में मैं अपने दर्शकों को यह भी क्लियर कर दूं, इससे पहले कि मैं डॉक्टर गिरीश के पास जाऊं, इसमें एक सामान्य व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल की बात कही गई है। सामान्य यानी कि जिनके ट्राइग्लिसराइड ठीक है, एचडीएल ठीक है, सिर्फ उन्हीं के ही एलडीएल की इसमें जिक्र किया गया है। यानी कि व्यक्ति अगर हेल्दी है, उसको डायबिटीज नहीं है, ये भी एक फैक्टर है, तब आप उसके हाई कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा सा कम तवज्जो दे सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। अब आते हैं डॉक्टर गिरीश बी नवसुंडी सर के पास। डॉक्टर गिरीश सर, ये जो रिपोर्ट कहती है खासतौर से प्लाक का संबंध कोलेस्ट्रॉल से नहीं है। अब प्लाक जैसी हम सुनते हैं तो हार्ट अटैक की पूरी परिकल्पना हमारे सामने आ जाती है, बट स्टडी कह रही है सर कि हाई एलडीएल सी या एपीओबी का प्लाक प्रोग्रेशन से कोई संबंध नहीं है। बेसलाइन जो प्लाक है वही फ्यूचर में प्लाक एक्यूमुलेशन का मुख्य प्रेडिक्टर है, ये रिपोर्ट कह रही है सर। इससे आप सहमत हैं? मुझे थैंक यू दीपक जी। मुझे ये नहीं लगता कि एक ही स्टडी पे पूरा अब तक का जो समझ है प्लाक डेवलपमेंट और हार्ट अटैक होने का वो अंडरस्टैंडिंग बदलेगा नहीं, बट ये एक नया इनसाइट को लेके आया है। हम सबको मालूम है कि
जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे खतरनाक रिस्क फैक्टर है एलडीएल फॉर प्लाक डिपोजिशन होने के लिए और प्लाक फटके हार्ट अटैक होने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एडवर्स फैक्टर होता है। उसके अलावा हम देखेंगे, इसका मतलब यह है कि आप सब लोगों का एलडीएल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिए, इसका मतलब यह है कि आगे किसी हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा। उसके बावजूद भी होगा तो वो किस फैक्टर से होंगे, जब वो आप देखते जाते हो तो उसमें अभी ये समझ में आया कि शुगर इज द नेक्स्ट बिगेस्ट कल्प्रिट। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या होता है? शुगर कंजम्पशन, क्योंकि फैट उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सब फैट खराब नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि एलडीएल सेम लेवल सब लोगों में एक ही तरह का बीमारी नहीं करता है। दैट मीन्स इसका इट्स एन इंटरप्ले बिटवीन उसका उन एक पर्सन का कितना एलडीएल है और वो पर्सन का लाइफस्टाइल, इन्फ्लेमेशन, सब मिला के जेनेटिक्स क्या इंटरैक्शन होता है। जैसे कोई भी गाड़ी तेज चला सकता है, दैट इज लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर रोड बहुत खराब हो, बहुत बेंड्स हो, तो एक्सीडेंट होने का रिस्क ज्यादा रहता है। Yes, sir. अगर रोड बहुत अच्छा हो, 300 किलोमीटर में आप जा सकते हैं। इसका मतलब एलडीएल इज अ मेजर कल्प्रिट, लेकिन उसके अलावा शुगर इज अ वेरी वेरी एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली। और थोड़ा सा नेटवर्क में भी आपके इश्यू है सर, मैं अपनी टीम से कहूंगा ये ठीक करेंगे। मैं एक ब्रेक भी ले रहा हूं, लेकिन आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली वो ये कि पर्सनलाइज्ड रिस्क का मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी है। हो सकता है जो पारंपरिक कोलेस्ट्रॉल मार्कर हैं, एलडीएल-सी, एपीओबी, ये सभी के जोखिम का सटीक माप एक जैसा नहीं है, तो आपको पर्सनलाइज्ड रिस्क का मूल्यांकन करना भी आवश्यक होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हार्ट के हेल्थ के लिए हमें एब्सोल्युटली किन मार्कर्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सही बात है कि किसी एक या दो स्टडी के आधार पर हम कुछ नतीजे पर तो नहीं पहुंच सकते, ये मेडिकल फ्रेटर्निटी तय करेगी आगे कि इसके क्या मायने हैं और इसके क्या असल में मीनिंग निकालना है अंत तो गत पर। लेकिन एक दिशा क्या मिल रही है हमें और किस तरह के हमें संकेत मिल रहे हैं, छोटे से ब्रेक के बाद थोड़ा और चर्चा करेंगे इस पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल सर, आपके पास आऊंगा और फिर वही सवाल मैं स्टडी से ही निकालकर पूछ रहा हूं, क्योंकि क्यूरोसिटी भी लोगों में है थोड़ा सा सर, क्योंकि चाहे आर्टरीज में किसी तरह का रप्चर हो या ब्लॉकेज हो या जिसकी वजह से भी हार्ट में आगे प्रॉब्लम्स आए, ये प्लाक, अगर इसमें स्टडी में ये कहा जा रहा है कि शुरुआती प्लाक बर्डन, यानी कि जो शुरुआत में है वही प्लाक बर्डन एक्चुअल में आगे चल के प्लाक प्रोग्रेशन बनता है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टडी ये कह रही है। बट सर ये प्लाक बनता कैसे है और क्या ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के बाद बनता है सर, या ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से पहले से आपके धमनियों में प्लाक बनना शुरू हो सकता है सर? थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें। You see, the plaque formation basically is an aging process called as atherosclerosis. Okay. That happens to everybody with aging process, right? In a diabetic or the people with the higher level of cholesterol, the plaque progression is faster, right? Ultimately, this can lead to heart disease. After 60, this is called as a mature heart disease. Anybody can have heart disease. And more so if the one is having risk factors like he's a diabetic or he's hypertensive or he's got some family history of heart disease or he's been smoking. So these plaque formation is there more aggressively in these patients with risk factors. And ultimately, the plaque rupture happens because of the soft plaque, which is more higher, which is more component is LDL and TGL, then the plaque ruptures are more often there. And even people say that at times the inflammation is a major contributory factor which comes from the free sugars. So at times they say that the plaque formation is there, but ultimately the plaque rupture is there because of the free sugar leading to higher levels of like TG and LDL indirectly
leading to plaque ruptures and causing the acute heart problems. राइट सर, ऑल राइट सर। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल डॉक्टर शशांक जोशी आपके लिए भी है सर। मैं आपके पास आऊंगा बीएमसी मेडिसिन वाली रिपोर्ट में, और इसमें कहा जा रहा है कि ज्यादा चीनी, क्योंकि आपका 2014 का वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसका आप पार्ट भी रहे थे सर, बट ये बार बार जो स्टडीज कह रही हैं सर कि ज्यादा चीनी लीवर में फैट जमा करती है। मतलब अगर डायरेक्ट हम हार्ट से इसको ना भी जोड़ें तो इन्होंने रास्ता बताया है कि ज्यादा चीनी फिर लीवर में फैट जमा करेगी, फिर फैटी लीवर होगा, डायबिटीज का जोखिम बढ़ेगा, और फिर अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीजेस को बढ़ावा देंगे। तो ज्यादा चीनी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और हार्ट ब्लड प्रेशर का कारण कैसे बन जाती है सर, और हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम फिर अल्टीमेटली कैसे बन जाता है? तो दीपक जी, ये बहुत सही सवाल है आपका कि जब हम ज्यादा खाना सेवन करते हैं और प्रिडोमिनेटली जो खाने के कैलोरीज आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से आते हैं, और खाने के कार्बोहाइड्रेट के जो फ्री कैलोरीज आते हैं जो हाईली लोडेड होते हैं वो फ्री शुगर से आते हैं। ये बीएमसी मेडिसिन का स्टडी यही बताता है कि जब हम फ्री शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो उसका फर्स्ट हिट जाता है शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन लीवर। मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे शरीर का नंबर 1 डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट और मेटाबॉलाइजिंग ऑर्गन जो है हमारे शरीर में एटीएम मशीन जैसे 24/7 हमको जब ऊर्जा लगती है, हर शरीर के पेशी को जब ऊर्जा लगती है तो ऊर्जा के लिए हमको ग्लूकोज लगता है। ये ग्लूकोज अवेलेबल होता है लीवर से। लेकिन जब हम ज्यादा शक्कर का सेवन करते हैं तो उसमें फैटी लीवर और फैटी पैनक्रियास होता है। जब फैटी लीवर और फैटी पैनक्रियास होता है इसको हम ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस बोलते हैं, और उसके वजह से मधुमेह होता है। शुगर जाके हमारे ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग्स को चिपक जाती है और उसको हम कहते हैं एंडोथेलियल डिस्फंक्शन और ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस एग्रेवेट हो जाती है। ओके तो शक्कर जब चिपकती है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे कॉर्नरी ब्लड वेसल्स है, ब्रेन के सेरिब्रल ब्लड वेसल्स है, कैरोटिड ब्लड वेसल्स है, पैर के पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, तो उसमें ब्लॉकेड आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो या किडनी की बीमारी हो या रेटाइना के वेसल्स में ब्लॉकेट हो या ये पेरिफेरल वेसल्स में जाके ब्लॉक करके गैंग्रीन हो, ये सबका जड़ शक्कर से डायरेक्टली एक लिंक। सर सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, लेकिन शक्कर के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, शशांक सर, हम फ्री शुगर्स का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं शब्द का। क्या ये फ्री शुगर सोडा, फ्रूट, कन्फेक्शनरी, बिस्किट वगैरह हम खा रहे हैं उससे आती है, या हम जो होल फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सीरियल्स लेते हैं, उनसे भी फ्री शुगर्स आ सकती है? फ्री शुगर मतलब क्या है सर? तो हम जब खाना खाते हैं तब उसमें सिंपल शुगर होती है और कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसको हम स्टार्चेस बोलते हैं, जिनका डाइजेशन के लिए थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो हम जब स्वीट्स खाते हैं, फ्राइड फूड, फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें या डायरेक्ट शुगर जब लेते हैं तो उसमें डायरेक्टली या गुड़ भी लेते हैं तो शुगर डायरेक्टली बॉडी में से बढ़ जाती है, जिसको हम फ्री शुगर का व्याख्या देते हैं। तो शक्कर ये बहुत फास्ट मेटाबॉलाइज होती है और वो जाके अटैच होती है। डॉक्टर साहब ने बताया था मोनोसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड्स है, और जो स्लो एक्टिंग शुगर है उनको हम स्टार्च बोलते हैं जिसमें फाइबर होता है और उसका जो शुगर स्पाइक होने का प्रमाण है वो थोड़ा कम रहता है। तो जिसमें मधुमेह के ऊपर जो होता है स्वादुपिंड या पैनक्रियास, उसके ऊपर प्रेशर कम लगता है। तो इसलिए फ्री शुगर का जो महत्व दिया है दोनों स्टडीज ने, वो यही बोला है कि उसका सेवन कम करिए आप। ओके, और हमारे पास शुगर सब्स्टिट्यूट भी है जो काफी सेफ है, तो वो लिमिटेड अमाउंट में काफी सेफ है क्योंकि कैलोरीज भी रिस्ट्रिक्ट होगी, फ्री शुगर भी रिस्ट्रिक्ट होगी और थोड़ा फाइबर्स होगा। आपने सही बताया कि होल फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल्स, ये फ्रांस में सबसे कम हार्ट डिसीज की संभावना है पूरे यूरोप खंड में, क्योंकि उनका एक सिंपल फिलोसफी थी कि 5 फ्रूट्स और वेजिटेबल आप रोज सेवन करेंगे और फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो आप हेल्दी रह सकते हैं। मुझे लगता है इस मंत्र को भारत में भी आत्मसात करने की आवश्यकता आन पड़ी है, बट आपने बड़े अच्छे से समझाया सर ये फ्री शुगर का पूरा फलसफा। आखिर में डॉक्टर गिरीश आपके पास आऊंगा बहुत क्विकली सर। सॉरी मेरे पास टाइम कम है, बट महत्वपूर्ण सवाल है सर। जो रिपोर्ट में बार बार LMHR का जिक्र किया गया है, लीन मास हाइपर रिस्पॉन्डर्स का, यानी कि जो कीटोजेनिक डाइट्स पर हैं, उनके लिए कहा गया है कि हाई LDL-C और APOB होने के बावजूद कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम नहीं बढ़ता। यानी कि सिर्फ जो बड़े हेल्दी लोग हैं
ये कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा इग्नोर करने का फलसफा उन्हीं पर लागू होता है। आम लोगों को तो हर चीज को, हर मार्कर को ध्यान देना होगा सर। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत अच्छे बोले हैं आपने। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक ही रिस्क फैक्टर होने से बीमारी नहीं आती है। व्हेन यू कंबाइन ऑल ऑफ देम, दो तीन चीजों को जब आप एक ही आदमी में, एक ही पर्सन में पाएंगे तो बीमारी बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ एलडीएल बढ़ाने से, और अगर उनका बॉडी वेट सही हो, एक्सरसाइज करते हो, बाकी सब सही खाते हैं, तो उनका प्लाक डेवलप होना और हार्ट अटैक होने का रिस्क काफी कम रहता है। अभी और एक पर्सन को देखिए आप, जिनको एलडीएल इनसे भी थोड़ा कम रहा हो, लेकिन ओबीज है, सब खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इनका तो उनसे 5 गुना ज्यादा रहेगा हार्ट अटैक होने का रिस्क। दैट मीन्स कोई एक ही अबनॉर्मेलिटी होने से इतना बड़ा रिस्क नहीं रहता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बड़े होने से सब में ब्लॉकेजेस नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जनरल कैपेबिलिटी ऐसा रहता है कि एक रिस्क फैक्टर्स को बहुत राइट सर, कॉम्पिटेंटली मैनेज कर लेते हैं। यस सर, यस एब्सोल्युटली, And एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। आई एम सॉरी सर, बिल्कुल मैं फिर वही जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले भी कही थी उसी को मैं दोहरा रहा हूं। जो पर्सनलाइज्ड अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। अपने मेटाबॉलिक प्रोफाइल का आधार रिस्क मूल्यांकन और उपचार के लिए अलग से करें। बट कुल मिला के आज के हमारे तीनों मेहमानों ने जो बात बोली है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देखिए, आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक मार्कर जितने उनकी नियमित जांच करें, चीनी कम करें, मेटाबॉलिक हेल्थ, लो ट्रिग्लिसराइड्स, हाई एचडीएल और लो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनाए रखें, वजन को नियंत्रण रखिए और पर्सनलाइज अप्रोच के साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की बात हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी, उनके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गिरीश पी नवसुंडी सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर शशांक जोशी सर, थैंक यू सो मच। शो में इतना ही, नमस्कार।